लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल गेन। प्यारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्लीज प्लीज बातचीत नहीं, अब बातचीत नहीं। हमने कंसेप्ट अच्छे से कवर किए। प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अच्छी एक्सट्रीम कवरेज हो जाएगी, मजा आ जाएगा सर। एक अच्छी ग्रिपिंग हो जाएगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको जहां भी लग रहा था थोड़ा सा वीकनेस है या थोड़ी बात रह गई आपकी, वो सब का अरे यार मैं क्वेश्चन 1 ही छोड़ दिया सर। ये थ्योरी क्वेश्चन है सर। आई एज्यूम दिस इज होमवर्क। सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए इज द ओनर ऑफ अ कार। सर थोड़ी अब ना कुछ बातें एकदम दिमाग में फटाफट बैठाया करो। सर कार कैपिटल एसेट नहीं है, क्वेश्चन ही हम क्यों पढ़ रहे हैं। एग्जाम में यू नीड टू बी स्मार्ट और ऐसे प्रोएक्टिव रहना चाहिए सर आपको। कार कैपिटल एसेट नहीं है सर, बकवास है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं पीजीईपी में भी कार छोड़ दो। सालो पीजीईपी में कार पढ़ना है, डेप्रिसिएशन भी है और सब कुछ है वहां पर, ठीक है। पता चला वहां पर भी छोड़ दिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मिस्टर एक्स, इधर ही बैठ जाए, इधर ही बैठ जाओ। एक्स कन्वर्ट इज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन जून 2026। कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं इसमें मैं अमेंडमेंट से। जून 2026 फॉर 60,000 इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 10th मार्च 2024। 10th मार्च 2024 को ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। तो सर हम कैपिटल गेन में बहुत सिंपल सीखते हैं सर कि कोई पर्सन कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है, तो जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू रहती है वही हमारा क्या है, सेल कंसीडरेशन, और उसी के बेसिस में हम सर कैपिटल गेन निकालते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द अबव कन्वर्शन वाज 5,50,000। ही सब्सिक्वेंटली सेल्स द स्टॉक इन ट्रेड। बाद में बेच दिया सर 6 लाख रुपए में। तो 50,000 का तो बिजनेस इनकम है, वो तो बच्चा ही बता देगा। सर मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन, इसमें इंडेक्सेशन होगा कि नहीं। हाँ अरे ठीक है, अभी अपन भाई टैक्स निकाल के तो रखेगा ना। जिस दिन बिकता है उस दिन टैक्स पे करते हैं, ये प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन होता है, तो निकालेगा तो सही। मेरा क्वेश्चन है निकालते टाइम आप इंडेक्सेशन करोगे कि नहीं करोगे। करेंगे सर, क्यों। 23/7/2024 के पहले, ठीक है, तो इसीलिए करेंगे। मैं चाहता तो ये बिना बोले भी ये क्वेश्चन में आगे मूव कर सकता था, मैं आपको बार बार इसलिए बुलवा रहा हूँ, कंसेप्ट याद हो जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में, डेट याद हो जाएगी आपको। तो इसमें तो इंडेक्सेशन होगा और कैपिटल गेन निकलेगा। एक साथ सब बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हैं। तब ऑप्शन हो जाता है कि तुमको इंडेक्सेशन करना है करो, नहीं करना है मत करो, इट्स योर चॉइस। अच्छा इंडेक्सेशन नहीं करता हूं तो टैक्स रेट कितना है, 12.5, 12.5। और अगर इंडेक्सेशन करता हूं तो 20%। ये नहीं बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। सर पूरा कैपिटल गेन, ये 20 क्वेश्चन तक आप मेरे साथ बोल लो, पूरा कैपिटल गेन याद हो जाएगा अमेंडमेंट। पर ये 20 क्वेश्चन मेरे साथ बोलो, जब मैं बोलूंगा तो आपको बोलना होगा। चलो, M held 2,000 shares in a company ABC Limited, an Indian company. This company amalgamated with another Indian company XYZ Limited. During the previous year ending 31st March 2025, under the scheme of amalgamation, M was allotted 1,000 share in the new company. The market value of the share allotted is higher by 50,000 than the market value, than the value of the holding in ABC Limited. The assessing officer proposes to treat the transaction as to exchange and to tax 50,000 as capital gain. याद है सेक्शन 47 पढ़े थे। शेयर्स के बदले अगर शेयर्स है, ट्रांसफर ही नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं है, शेयर्स के बदले कैश हुआ तो ट्रांसफर है, कैपिटल गेन है। सर फ्रैक्शन शेयर्स के बदले कैश है तो, सर फ्रैक्शन शेयर्स के बदले शेयर्स है तो, क्या बोल रही बहन। शेयर्स के बदले शेयर्स में दिक्कत ही नहीं है, मैं आखिरी वाला घुमा दिया तो सब घूम गए, सुनने लग गए। सर फ्रैक्शन शेयर्स के बदले कैश है तो उसको ट्रांसफर मानते, कैपिटल गेन लगेगा सर। आ रही बात समझ, कैश है तो लगेगा। सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं मेरे को याद नहीं है मैं कहां पर कर रहा हूं सर, वो क्वेश्चन था
कुछ 0.12 था सर, 0.12 जो फ्रैक्शन था ना, उसके बदले उसने कैश दिया था और वो टैक्सेबल था। ठीक है, कैश दिया था ना, सॉरी, फ्रैक्शन शेयर्स के बदले कैश देगा चलेगा, फ्रैक्शन शेयर्स के बदले कैश देगा चलेगा, फ्रैक्शन शेयर्स के बदले अगर सॉरी शेयर्स के बदले अगर कैश दे दिया तो टैक्सेबल। पेन नंबर बताना भाई। अच्छा, मिल गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज? कौन से केसेस में नहीं होती है सर? मिस्टर ए परचेज गुड्स इन 1970 फॉर 25,000, सॉरी परचेज गोल्ड इन 1970 25,000. He gifted it to his son at the time of marriage. Fair market value on the day, fair market value of the gold on the day the gift was made was 1 lakh. मई वाले स्टूडेंट ट्रांसफर ही नहीं मानते, कैपिटल गेन ही नहीं है। सितंबर वाले स्टूडेंट ट्रांसफर ही नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि खास बात ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के बीच में चला। मैंने आपको अमेंडमेंट पढ़ाते टाइम बता दिया था सर, मेरे को क्या पता एग्जाम में मिस्टर ए के बदले कुछ भी कर दे, चेंज कर देगा, तो थोड़ा सा तैयार रहना सर, थोड़ा सा तैयार रहना। ठीक है, बाकी इस पॉइंट पे हम आईयूएस पे ले जा सकते हैं कि नहीं? अरे एक मिनट, अगर हम सेक्शन 56 में लेके भी जाएंगे तो पहली बात, बाप बेटे का रिलेशन है, रिलेटिव है, कहानी खत्म सर। रिलेटिव में ना भी लाते इसको तो मैरिज है, कहानी खत्म सर। तो आईयूएस में भी कोई टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है। अगला, a house property is purchased by an HUF in 1945 for 20,000. It is given to one of its family member in the previous year 24-25 at the time of partition of the family. टोटल या पार्शियल पार्टीशन दोनों को हम ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं है। Mr. B purchased 50 convertible debenture for 40,000 in 1995, which was converted into 500 shares worth 85,000 in November 2024 by the company. हमने बोला था सर, कोई कंपनी अपने ही डिबेंचर को अगर शेयर्स में कन्वर्ट करती है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन, अगर मैं अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को अगर इक्विटी में कन्वर्ट करूं तो ट्रांसफर है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट करूं तो ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, ध्यान रखना सर। हाँ 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 हाँ। मिस्टर अभिषेक, अ सीनियर सिटीजन मॉर्गेज इज रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक अंडर अ रिवर्स। सर रिवर्स मॉर्गेज तो बहुत डैम इजी है, रिवर्स मॉर्गेज ट्रांसफर ही नहीं मानते, कैपिटल गेन ही नहीं है, बात खत्म सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Examine with reason whether the following statement are true or false. Alienation of residential house in a transaction of reverse mortgage. The reverse mortgage को क्या ट्रांसफर मानते हैं? नो। जीरो कूपन बॉन्ड, नाइस। कितने मंथ देखते हैं जीरो कूपन बॉन्ड के लिए? अगर 23/7/2024 के बाद हो तो भी 12 लिखवाया, तो आज तो भी 12 सर। जीरो कूपन बॉन्ड के लिए टाइम पीरियड में कभी कोई चेंज आया ही नहीं है। अगर मुझसे कभी कोई पूछा आखिरी दिन कैसे याद रखूं, तो मैं उसको बोलूंगा, सुन भाई, प्यार से ना आखिरी दिन दो ही चीजों को याद रख ले तू, लैंड बिल्डिंग और क्या बोलते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ये दो लोग जो थे ना सर, ये दो लोग 24 में थे पहले, बाद में भी 24 में रह गए, पर बात ये है जो 36 में थे, 5 कैटेगरी के अलावा जो 36 में थे, 36 में, वो 24 में आ गए। बस इतना ही याद रखना है। वो चार्ट जो बनवाया हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड, सर ये ऐसे थ्योरी क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ट्रू। नित्या, 409। फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेते हैं? इक्विटी शेयर्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेंगे? 31 जनवरी 2018। कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं होगी तो
प्रिसीडिंग डे की हाईएस्ट, ठीक है, प्रिसीडिंग डे। चलो क्वेश्चन देखो सर, Mr. A convert his capital asset acquired for an amount of 50,000 in June 2024 into stock and trade in the month of November 2023. Hey, क्या हो गया? Mr. A convert his capital asset acquired for an amount of 50,000 in June 2004 into a stock and trade in the month of November 2023. Fair market value on the date of conversion was 4,50,000. मेरा क्वेश्चन यहाँ इंडेक्सेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के पहले है, क्यों नहीं होगा इंडेक्सेशन? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या यहाँ पर बिजनेस इनकम भी आएगी? यस सर, ये दोनों को माइनस कर लो, ये बिजनेस इनकम आ जाएगी सर। 50,000 का इंडेक्सेशन करो, कितना आ रहा है सर? आप लोग मेरे को ये बताओ, इंडेक्सेशन करने के लिए 50,000 इंटू कौन सा ईयर लियो सर? 348 लियो ना? हाँ, 348 डिवाइडेड बाय 113, उसको 4,50,000 से माइनस कर लेना, कैपिटल गेन आ जाएगा। चेंज कर देना, उसको चेंज कर देना। क्या है सबका क्लियर हुआ? सबको आगे बढ़ू? पेज नंबर बता दो नित्यम, ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंगानिया एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटर ओन 6 मशीन। सीएमए वालों के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था सर, 7 मार्क्स का, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर ओन 6 मशीन put in use for business in March 2023. The depreciation on this machine is charged at the rate of 15%. The opening balance of this machine after providing depreciation for the previous year 23-24 was 8,50,000. Opening value दी हुई है। Three of the old machine was sold on 10 June 2024 for 11 lakh. 10 जून को 11 लाख की मशीन्स बेच दिया। A second machine was bought for 8,50,000 on 30th November 2024. तो सर ओपनिंग प्लस जितना ऐड किया माइनस करा 11 लाख, तो कितनी वैल्यू बची? 6 लाख। 8,50,000 प्लस 8,50,000 माइनस 11 लाख, कितना हो गया? 6 लाख बचा। क्या सर 6 लाख में हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं? यस, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं सर। सर क्या कैपिटल गेन आएगा? नो, कैपिटल गेन आएगा ही नहीं सर। कैपिटल गेन कैसे आएगा आपके पास? आ ही नहीं सकता कैपिटल गेन। अगला, if Singhania and company has sold 3 machine in June 2024 for 21 lakh, will there be difference in your above explanations working? Yes sir, क्योंकि सर 8,50,000 प्लस 8,50,000 ये आपका हो जाता है सर 17 लाख। अगर आपने 21 लाख में बेचा है सर, तो आपका 4 लाख क्या रुपए आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा सर। 4 लाख रुपए का क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ आया? नित्यम पेन नंबर को ये रहा। अगला सर, ये तो एकदम स्लम सेल फटाफट बनना चाहिए सर। पहला सर, जब मैं सेल कंसीडरेशन लेता हूं तो क्या लेता हूं सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में whichever is हायर। पढ़ते हैं आगे। Mr. A is a proprietor of Akash Enterprises having 2 units. He transferred on 1/4/2024 his unit 1 by way of slum sale for a total consideration of 25 lakh. His fair market value of the capital asset on unit 1 on 1/4/2024 is 30 lakh. तो क्या लूं? 25 लूं कि 30 लूं? 30। सेल कंसीडरेशन 30 फिक्स है सर। यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005-6, ठीक है, लॉन्ग टर्म है सर। एक्सपेंसेस इनका 28,000 है, तो 30 लाख में से 28,000 आप माइनस कर लेंगे। अब अपन को चाहिए नेटवर्थ। नेटवर्थ कौन सी यूनिट की निकालू, 1 की 2? चलो यूनिट 1 की नेटवर्थ निकालना है। लैंड दिया हुआ है सर, मशीन दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, अदर एसेट दिया हुआ है।
सर ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है 1,50,000, बट इसमें से 25% यूनिट 1 का है। निकाल रहे हो ना? सेल कंसिडरेशन 30 लाख। अरे यार, हाँ सर 30 लाख माइनस एक्सपेंस 28,000, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। सर नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, 12 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000। इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो, मेरे तरफ पहले ध्यान दो। फिर एक मिनट पहले मेरे तरफ ध्यान दो। फिर ट्रेड क्रेडिटर 25% इसका निकालेंगे, जो कि 37,500 आएगा। बैंक लोन 70% है, तो 1,40,000 आएगा यूनिट 1 का। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर लैंड फॉर यूनिट 1 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरे इनकम टैक्स के लिए अपन क्या करते हैं? इग्नोर मारते हैं। तो ये जो हमने 12 लाख लिया है, उसमें से 3 लाख को क्या करेंगे? माइनस। तो हमारी लैंड की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 9 लाख। नीचे आओ, क्या दिया हुआ है और पढ़ लेते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व को हमने ट्रीटमेंट कर दिया, इस पॉइंट का हो गया ये पॉइंट। अदर एसेट ऑफ यूनिट 1, ये अदर एसेट। इसमें बोल रहा है सर इंक्लूड अ पेटेंट एक्वायर्ड ऑन 1/7/2025 फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। सर मैंने क्लेम ही नहीं किया, 22-23 का नहीं किया, 23-24 का नहीं किया, एंड 24-25 का नहीं किया सर। तो 3 साल मैंने पेटेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया सर। डेप्रिसिएशन कितना लगता है सर? 25%। तो 50,000 का 25% करो, 3 साल अलग अलग माइनस करो, और उसके बाद वैल्यू कितनी बची है बताओ? चौबीस 25 मत लेना, क्योंकि 1/4/2024 को तो ये ट्रांसफर कर दिया यूनिट। 2 साल का लेना, 2 साल का निकालो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 28,125। तो अदर एसेट 1,50,000 की थी, उसमें से हमने पेटेंट का अलग कर दिया, तो अब बची कितनी वैल्यू? 1 लाख। 1 लाख प्लस 28,125। समझ आया ना? 1 लाख बचा, 1 लाख प्लस 28,125। फिर उसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ द मशीन रिप्रेजेंट द डब्ल्यूडीवी। ठीक है, बताओ नेटवर्थ कितनी आ रही है? प्लस माइनस करो, नेटवर्थ बताओ। नेटवर्क बताओ क्या आई? 1250,625। और सेल कंसिडरेशन आप लोगों ने नेट निकाला होगा। कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म। नेटवर्थ इतना ही आ रहा है क्या? 1250,625। कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई पॉइंट पे डाउट है तो पूछो। नाइन लैख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,28,125। अदर एसेट का 1,28,125। फिर माइनस करूंगा ट्रेड क्रेडिटर 37,500, माइनस करूंगा बैंक लोन 1,40,000। आगे नेटवर्क एकदम मस्त था, 1250,625। मस्त था। ना हिंदी रही ना इंग्लिश रही, सबकी बजा दी अपन। हुआ सबका आया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते सर। 30 कहाँ तक पहुंचा मैं? 30। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिस्टर सी परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 2022
मतलब 20 July 2022 for 10 lakh and made some addition to the house incurring 2 lakh in the August 2022. He sold the house property in April 2024. एक मिनट, ये तो 2 साल के अंदर ही बेच दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लड़ाई खत्म इंडेक्सेशन की, ये तो बच्चा भी कर लेगा सर। अब बात ये है सर कि घर बेच के घर खरीदा है, 54 मिलेगा कि नहीं? लॉन्ग टर्म में मिलता है सर, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं सर। 20 लाख माइनस 10 लाख माइनस 2 लाख आ गया आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म होता तो मेहनत करते इस क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं। इन नंबर बताना भाई। ये रहा ये रहा ये रहा। long term capital gain of 75 lakh arising from the transfer of building on 1/5/2024 will be exempt। 54 इसी में अपन कितना क्लेम करते हैं? 50 लाख। तो भले इसका कैपिटल गेन 75 लाख है, हम मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं? कितने टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्ट करना है? कितना लॉक इन पीरियड है? 5 साल। कौन सी एसेट बेच के खरीद सकते हैं? बोथ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। किसको मिलता है? तभी तो फंसोगे सर, कितने बार। इसको बोलते हैं रैपिड फायर। मेरे को भी आता है रैपिड फायर ये वाला। फायर आता है मेरे को, बाकी रैपिड फायर तो समझ ही नहीं आता मेरे को। टैक्स वाला रैपिड फायर मजा आता है मेरे को। हाँ चलो, ये क्वेश्चन करेंगे सर। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस। आई पर्सनली बिलीव ये क्वेश्चन प्यारा है। अच्छे से टैक्स निकालना सीख जाओगे, अच्छे से टैक्स निकालना सीख जाओगे। लेट्स सी कितने लोग सही टैक्स निकालेंगे। ध्यान देना सर। कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन द फॉलोइंग केसेस। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। हड़बड़ी नहीं है, कहीं भगना नहीं है, सीखना है। ए पागलों, हड़बड़ी नहीं है, भगना नहीं है, सीखना है। टैक्स लायबिलिटी निकालना सीखो, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आएगी वहां पर कैपिटल गेन में टैक्स निकालने में। ध्यान देना। ए बी सी डी 4 लोग हैं, पहले नीचे आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं सर। सर एक बार डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएसी, एक बार नॉर्मल स्कीम, इन दोनों के बेसिस में निकालना है। चलो ठीक है, निकाल लेंगे सर। मिस्टर ए दिया हुआ है, उसकी एज 45 ईयर्स है, नॉन रेसिडेंट है। चलो आराम से एक एक करके करते हैं। अगर मैं 115 बीएससी ले रहा हूं तो मेरे लिए स्लैब कितना है? 3 लाख रुपीस तक है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीस तक है। इसकी टोटल इनकम 2,40,000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज्यूमिंग ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23/7/2024। मतलब ये इंडेक्सेशन किया होगा, सब कहानी किया होगा। बोल रहे हैं ना 23/7/2024 के पहले ट्रांसफर हो गया, तो इंडेक्सेशन वगैरह किया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इसके पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीस की है, 2,40,000 इसकी अदर इनकम। मैं तो एडजस्ट कर दिया अदर इनकम, बट मेरे पास अभी भी 60,000 बचा हुआ है। मेरा क्वेश्चन, क्या वो 60,000 को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ? ना, कभी नहीं। हम नॉन रेसिडेंट को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बेनिफिट नहीं देते हैं एडजस्ट करने का कैपिटल गेन को। एकदम ब्लड में बैठा लो ये बात को। नॉन रेसिडेंट को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कैपिटल गेन एडजस्ट करने का बेनिफिट नहीं देते हैं। रेसिडेंट, अबे पागलों के बाहर वाले को क्यों देंगे? अरे बात समझ क्लियर हुआ? तो सर अब बात ये 85,000, 85,000 ये नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 112 ए नहीं है सर, ये 112 है सर। अब बात ये 112 है, तो क्वेश्चन ये है तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए 12.5% की 20। बताया तो, 12.5% की 20%। सर विथ इंडेक्सेशन 20%। याद आया सर? विच एवर इज बेनिफिशियल कब देखते थे? बेनिफिशियल तब देखते थे जब मैंने ऐसे 23/7/2024 के पहले खरीदी हो और ट्रांसफर बाद में किया हो, तब बेनिफिशियल की बात आती थी। यहाँ बेनिफिशियल की बात ही नहीं आएगी। क्यों आएगी? ये तो पहले ही ट्रांसफर हो गया है। तो निकालो टैक्स, निकालो निकालो। जब मैंने एसेट पहले खरीदी और ट्रांसफर बाद में किया है।
23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर किया, तब बेनिफिशियल दिखते, नहीं तो नहीं देखते। टैक्स तो बताओ, टैक्स तो बताओ सर। मिस्टर ए का टैक्स कितना आ रहा है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम? 17,680, 4% ऐड करके बता रहा है, ठीक है। और अगर नॉर्मल स्कीम में चले तो टैक्स कितना है? नॉर्मल में भी तो है, ये है ना, ये 115 BAC है। सोच ले, पर सर 2.5 लाख की लिमिट मिलती है। अपन एडजस्ट नहीं करते, इसलिए आंसर में चेंज नहीं आएगा। एडजस्ट कर सकते होते तो आंसर में चेंज आ जाता। सेम, क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मिसेस बी, एज 62 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट है, अदर इनकम 3,10,000। अगर मैं 115 BAC से चलूं तो मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, तो 10,000 बचा नेक्स्ट, उसमें 5% होता है। 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, एसटीटी पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। इसका क्या करूं 10,000 का? और कौन सा ऑप्शन आएगा मैं? नहीं है, तू जबरदस्ती कंफ्यूज हो रही है, नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये 112A वाला है, और 112A में हम कितना पढ़े सर, क्या हो गया? वन लैख 25,000 तक एग्जेम्प्ट होता था, पर सर इसने तो बोला ना 23/7/2024 पहले का है, तो पहले कितने तक एग्जेम्प्ट था? 1 लाख तक, उसके ऊपर 10% टैक्स था, तो ये कितने का कैपिटल गेन है इसका? 10,000। तो 10,000 का कैपिटल गेन है तो टैक्स तो आना ही नहीं है सर। तो बचा जो 10,000, ये ऊपर एक्सेस है, इसमें आएगा ना टैक्स। तो 10,000 में कितना, 5% प्लस 4% जोड़ लेना, 520 आ जाएगा सर। 115 BAC के हिसाब से 520। समझ आया कैसे हुआ? समझ आया? 10,000, बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 लाख, 3,10,000, तो माइनस किया तो बचा 10,000, 10,000 का 5%। हाँ, ये तो है ना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सर, ठीक है। और नॉर्मल स्कीम में बताओ, 3,120। क्यों सर? क्योंकि इसकी बेसिक से एग्जेम्पशन लिमिट आपकी 2,50,000 हो जाएगी, तो बचा 60,000। 60,000 का 5% 3,000 प्लस 4%। समझ आया? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला है मिस्टर सी, शांत। मिस्टर सी, एज 81 ईयर, रेसिडेंट है भाई, 5,90,000 इसको अदर इनकम है, एंड 60,000 फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन। सर ये तो एग्जेम्प्ट है, ये कहां से आ गया? एग्जाम क्या, कैपिटल एसेट ही नहीं है, इसमें टैक्स की बात ही नहीं है। तो सर 5,90,000, अगर मैं 115 BAC लिया हूं तो सर, हाँ, पर 115 BAC है ना सर, 115 बी, एक मिनट, 115 BAC में एज से मैं क्या करूं? मेरी बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 ही लाख है, 3 लाख माइनस किया, बचा 2,90,000। 2,90,000 का 5% प्लस 4% कर लेना, कितना रहा? सॉरी, 15080, ठीक। और नॉर्मल स्कीम में कितना आएगा सर इसका? 81 ईयर्स की एज है, 5 लाख तक बेसिक एग्जामेशन लिमिट, बचा 90,000। 90,000 का 20% प्लस 4%। क्लियर सबको? अगला, मिस्टर डी, एज 82 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट है सर, ये वाला पॉइंट तो है ही नहीं, बट ये है सर। तो अरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं लेना बहन।
वो रिबेट के कारण नील हो गया है। रिबेट है ना, रिबेट हमारे पास जिंदा है। अभी एक बार अपन टैक्स निकाल रहे, रिबेट तो जिंदा है हमारे पास, हम रिबेट ले सकते हैं। सर 115 बीएससी के केस में, ये वाले केस में हम रिबेट ले सकते हैं सर। अभी मैं आपको टैक्स निकालने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। रिबेट हम ले सकते हैं। रिबेट पता है कि नहीं सर, 7 लाख तक है, 25,000 तक की रिबेट है हमारे पास 115 बीएससी में, पता है ना, ठीक है। ये बताओ मिस्टर डी का एज 82 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट है, बताओ 115 बीएससी के हिसाब से इसको रिबेट नहीं दोगे? नॉन रेसिडेंट है, इसको रिबेट मत दे देना, ठीक है। कितना है टैक्स? यही। और नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजन में गलत। नॉन रेसिडेंट है, 2.5 लाख की लिमिट मिलती है, प्लीज ऐसा ना करें। क्या मान लिया? चलो चलो और नीचे के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें क्या, मजा आएगा। और 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नीचे नीचे के क्वेश्चंस अच्छे हैं। एक आदत डालो, कैपिटल गेन। एक पहले कभी भी क्वेश्चन में नीचे आके पढ़ो, वो हमसे चाहता क्या। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द एंड्स ऑफ मिस्टर शिवा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26. Also compute the tax liability under section 112, assuming that the basic exemption limit was fully exhausted against other income. आपको टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है, कैपिटल गेन भी निकालना है, शिवा के हाथ में। चलो देख लेते हैं। शिवा purchased a house property on 15 Feb 1979 for 3,24,000. बाप रे। In addition, he has also paid a stamp duty of 10% of the stamp duty value of 3,50,000. ठीक है। इन अप्रैल 2008 मिस्टर शिवा, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था रेगुलर क्लासेस में, जब भी कभी 2001 के पहले की कहानी हो ना, तो क्वेश्चन में ढूंढना, आपको मिलेगा सर फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती, फेयर मार्केट वैल्यू तो मिलेगी सर आपको। तो फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 11,85,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10,70,000, दोनों में बिचा बरेस। लोअर लोअर लोअर, ये लास्ट है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर हमारी 10,70,000 ही क्या हो जाएगी, कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट इससे ऊपर जा ही नहीं सकती, कॉस्ट इससे ऊपर जा ही नहीं सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट मेरे को पता चल गई 10,70,000। एक एक चीज लिखते जाते हैं सर, जो जो पता चलते जा रहा है। कॉस्ट 10,70,000। आगे, in April 2008, Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Mohan for sale of such property for 14,35,000 and received an advance of 1,11,000 as advance. However, the sale consideration did not materialize and Mr. Shiva forfeited the advance. वो forfeit कर दिया। 2008 की कहानी है, ये कहाँ जाएगा सर, कॉस्ट में से रिड्यूस होगा। तो हमने तो कॉस्ट निकाली ना 10,70,000, क्या इसमें से रिड्यूस कर दूं, करूं कि नहीं करूं, करेंगे ना सर। माइनस करो, ये कितनी आ रही है, अब मेरी नई वाली कॉस्ट ही हो गई है। आगे बढ़ते हैं। In May 2015, he again entered into an agreement for the sale of said house for 20,25,000 to Dipshika and received 1,51,000 as advance. However, Dipshika did not pay the balance amount. ये भी forfeit कर दिया। बट सर ये 2015 की कहानी है, ये कहाँ जाएगा, IOS। In August 2015, Mr. Shiva constructed the first floor by incurring a cost of 3,90,000. क्या मिल गई मुझे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल गई सर मुझे, कितनी है, 3,90,000, ठीक है। आगे, on 15th November 2024,
Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Manish for the sale. Oh, सर कब बेचने की बातें चल रही है सर? नवंबर की बातें हैं, मजा आएगा सर। Mr. Shiva entered into an agreement. इधर ध्यान दो। Entered into an agreement with Mr. Manish for the sale of such house for 30,50,000 and received an amount of 1,50,000 as advance through an account paycheck. Mr. Manish paid the entire sum and Mr. Shiva transferred the house to Mr. Manish on 20th Feb 2025. Mr. Shiva has paid the brokerage of 1% of the sale consideration. चलो sale consideration मिल गया सर। Sale consideration कितना था? 30,50,000। ब्रोकरेज माइनस कर लेते सर 1%, कितना आएगा? नेट सेल कंसिडरेशन तक तो पहुंच गए हम, और आगे बढ़ते हैं। Further, the valuation as per stamp duty authority as on 15 November 2024 was 39 lakh. Oh my God! सर इसने बेचा है 30,50,000 में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? ओ सर ये जो पैसा दिए क्या अकाउंट पे चेक से? हाँ सर अकाउंट पे चेक से। तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की ली जाती है? एग्रीमेंट वाले दिन की कि रजिस्ट्री वाले दिन की? एग्रीमेंट वाले दिन। और एग्रीमेंट कब हुआ सर? 15 नवंबर को। तो इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 39 लाख। मैं आपको कैसे सिखाया था? सेल कंसिडरेशन लिखो प्लस 10% करो और फिर जो आएगा उसमें चेक करना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। मेरी सेल कंसिडरेशन कितनी है? 30,50,000 प्लस 10% करो और कितना आ रहा है बताओ मुझे। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 39 लाख। सर क्या ये 39 लाख इससे ज्यादा की वैल्यू है? यस। तो मेरा सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 39 लाख। तो ऊपर जो लिखे अपन ये गलत है, बताओ इसको। 39 लाख हो जाएगा सर। वेरी नाइस क्वेश्चन। ब्रोकरेज जो 1% लेना है वो किसकी लूं? सर सेल कंसिडरेशन का। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का ब्रोकरेज नहीं होता है, सेल कंसिडरेशन का। तो ब्रोकरेज अमाउंट सेम है। इसमें गलती हो सकती है एग्जाम में, आई एम नॉट सेइंग कि हो ही जाएगी, बट हड़बड़ी में गलती हो सकती है। ठीक है, इससे हमारा नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। इसके बाद आपको सीआईआई दिया हुआ है और बाकी कहानियां। मेरा क्वेश्चन सिंपल एक पहला ये है, पहला क्वेश्चन इंडेक्सेशन होगा नहीं होगा? ऑप्शनल है सर। सर आपको कैसे पता चला ऑप्शनल है? सर ये आदमी 23 जुलाई के पहले खरीदा है और बेच 23 जुलाई के बाद रहा है। हमने इसको ऑप्शन दिया कि तू अपना कैपिटल गेन चाहे तो इंडेक्सेशन के साथ भी कर सकता है और विदाउट इंडेक्सेशन के साथ भी कर सकता है। विदाउट इंडेक्सेशन तो बहुत इजी है सर, विदाउट इंडेक्सेशन में लड़ाई नहीं है। नेट सेल कंसिडरेशन बताओ कितना आएगा? चलो विदाउट इंडेक्सेशन बताओ मेरे को कितना आ रहा है। इसको माइनस कर लो, इससे इसको माइनस कर लो, कितना आ रहा है बताओ? यही आ रहा है क्या बताओ? ये तब कहानी है जब मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेता। अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया तो सर क्या मेरा नेट सेल कंसिडरेशन चेंज होगा? आधे लोग सोच रहे हैं क्या नेट सेल कंसिडरेशन? नहीं रे भाई, ये क्यों चेंज होगा? 38, 69, 500 ये चेंज नहीं होने वाला। पर सर माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा जो कि 959,000 इनटू अभी का सीआईआई बोलो 363 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है सर 3,90,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय सॉरी 254 हटा देता हूँ, ये जबरदस्ती यहाँ पर है। तो सर ये सब माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? ये माइनस करो ना,
169,032 लॉस है ये। अरे बाप रे बाप, ये सेकंड ऑप्शन सर। अब मेरा क्वेश्चन हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है सर, बताइए आकांक्षा जी, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है? ये आदमी पागल है, लॉस दिखा रहा है। क्या लगता है हमें दिखाना चाहिए कि नहीं प्रॉफिट? तो दुख की बात है। तो सर लॉस तो अच्छी चीज है ना हमारे लिए, सरकार के लिए दुख वाली बात है, हमारे लिए तो अच्छा ना लॉस। सर यहाँ पर गेन आ रहा है, मैं तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है सर, यही चलूंगा। क्लियर, बैठा दिमाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। पहले नीचे क्वेश्चन में आओ, क्या बोला देखो। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस यूविका for the assessment year 25-26, the choice of exemption must be in a manner most beneficial to the SSC. ऐसे होना चाहिए, सामने से हिंट दे देता है कि भैया सोच लो, अमेंडमेंट को लेके क्वेश्चन है, आ जाए एग्जाम में ऐसे ही। मिस यूविका bought a vacant land for 80 lakh in 2005. Registration and other expense were 10% of the cost of land. तो सर 80 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो मेरे लिए लैंड की कॉस्ट कितनी हो गई? 88 लाख। लिख लेते हैं ना, जो चीजें मिलते जा रही है लिखते जाओ भाई। लैंड मेरे लिए 88 लाख। अगला, he constructed a residential building on the said land for 100 lakh. 100 लाख की बिल्डिंग बनाई है। लिख लेता हूँ। She entered into an agreement for the sale of the above said residential house with Mr. Johar, not a relative, in April 2015. The sale consideration was fixed at 700 lakh on and on 23rd of April 2025. Yuvika received 20 lakh as advance in cash. Oh, cash. By executing an agreement. However, due to failure on the part of the judge, the said negotiation could not be materialized. Hence, ये forfeit हो गया। तो ये 20 लाख कहाँ जाएगा? 1/4/2014 के बाद की कहानी, कहाँ जाएगा? IOS. Miss Yuvika again entered into an agreement on 1/5/2024 for the sale of this house at 810 lakh. She received 18 lakh as advance by RTGS. मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दो। Sir, the sale deed was executed and registered on 14/7/2024. मेरा क्वेश्चन एक ही है। देखो यहाँ पर वो लड़ाई नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, यहाँ पर वो लड़ाई नहीं है सर। यहाँ पर तो बढ़िया है, आरटीजीएस के थ्रू दिया ना पैसा, मैं एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लूंगा। रुको, मेरे को दिया होगा कहीं ना कहीं, ये तो दिया है सर। एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 890 लाख है। वो लड़ाई नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि सर 810 लाख कर लो प्लस 10% कर लो, ये कितना आएगा? 891। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 890। तो मैं सेल कंसेशन कितना ले लूंगा? हाँ, 810। सर इसके बीच में फॉल कर रहा है, तो जो मेरा सेल कंसेशन है वही लूंगा मैं। को 810 ही लेंगे, ठीक है। इस पे लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस पे है ही नहीं सर। ये तो इसके बाद आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है इस पे। अच्छा, सेल कंसेशन पे 1% ब्रोकरेज भी है, वो ब्रोकरेज हम माइनस कर लेंगे। तो ये सेल कंसिडरेशन 810 लाख माइनस ब्रोकरेज 1%। 1% किसका लूं? एक्चुअल सेल कंसेशन कितना है सर? 810 है सर। तो इसमें 1% कितना आ जाएगा? 8.10 माइनस किए तो कितना आ जाएगा? सॉरी,
801.90 ये आ रहा है। लड़ाई इस पे नहीं है यार, एक ही पॉइंट पे लड़ाई है। मेरे को ये बताओ इंडेक्सेशन करूं नहीं करूं, क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो गया सर, एग्जीक्यूट हो गया सेल डीड 14/7/2024 को, और सर 23 ऑफ जुलाई के पहले होगी ये पूरी कर्मकांड और कहानियां। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन, हाँ ये मेरा क्वेश्चन यही है, कंपलसरी है कि अभी भी ऑप्शनल है मेरे लिए? कंपलसरी है सर, 23 ऑफ जुलाई 2024 के पहले की कहानी है, कंपलसरी है इंडेक्सेशन। आ रही है बात समझ? पहले है, कंपलसरी है। देखो ऐसे समझना, सेल ट्रांसफर, सॉरी परचेज और ट्रांसफर दोनों पहले हो गया, कंपलसरी। परचेज ट्रांसफर एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, ऑप्शनल। दोनों बाद में हो गया विदाउट इंडेक्सेशन। अरे बात समझ, इसको ऐसे ही याद रखना, बैठेगा दिमाग में। क्यों नहीं बैठेगा सर, धीरे से बैठेगा। अरे क्लियर हुआ नालायको? हाँ तो माइनस कर करके बताओ, ये इंडेक्सेशन वगैरह करो सर, इंडेक्सेशन करो ना, आप लोग करो ना, इंडेक्सेशन करो सर। नीचे CII दिया होगा सर, दिया तो है, 363 दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है, इंटू 363 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 363 डिवाइडेड बाय, इधर देखना पड़ेगा कितना है, 129, 129 ही है ना? हाँ 129। बताओ कैपिटल गेन कितना आ रहा है? टू 47 ले यार, 48 ले ले, राउंड फिगर ही होगा ना, और क्या होगा, 78 में। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ कर लो कर लो कर लो, वेट कर लूंगा मैं, कर लो। ये अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसको करना चाहिए, अच्छा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और जो बातें ये मैं क्वेश्चन कराते टाइम बता रहा हूँ ना, यही बातें बस लेके जाना है एग्जाम में, यही बातें लेके जाना है बस, ये याद रहेगा ना, मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, सब कुछ बनेगा। हाँ वही वही 48 ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं सर। Acquired two residential house at Delhi and Chandigarh for 130 and 50 respectively on 31/1/2025 and 15/5/2025। ये तो टाइम पीरियड के अंदर ही एक्वायर कर लिया है, दो घर एक्वायर किए। अच्छा घर बेचा, घर बेच के भी घर ही लिया है, सेक्शन बोलो 54। अगला, एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस एट यूके, सर इंडिया से बाहर नहीं खरीदना होता है, इंडिया में खरीदना होता है घर, ये तो बाहर में गया। तो सर मेरा क्वेश्चन एक 54 में अगर आपको याद हो तो 54 पढ़ाते टाइम बड़ी एक जबरदस्त बात मैं आपसे क्लास में करता था कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे है तो आप दो घर का बेनिफिट ले सकते हो, और यहाँ तो आपका कैपिटल गेन कितना है, 247 है ना, मतलब 2 करोड़ के तो कई ऊपर है ये, तो यहाँ दो घर का तो बेनिफिट नहीं ले सकता। अब बात ये है मैं कौन से घर का बेनिफिट लूं, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू किसकी ज्यादा है, दिल्ली वाले घर की, तो अपन दिल्ली वाले घर ले लेंगे सर, क्लियर है? तो वहां 130 माइनस कर लूंगा, समझ आ गया? नेक्स्ट, सब्सक्राइब टू NHAI कैपिटल गेन बॉन्ड approved under section 54 EC for 50 lakh on 30/11/2024 and 40 lakh। सर हम पढ़ के आए हैं मैक्सिमम कितना मिलता है सर, तो मैक्सिमम 50 ही क्लेम कर सकते हो। पर एग्जाम में एक बात याद रखना, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए। एग्जाम में ये डेट आप लोग ध्यान देंगे सर, इसको छोड़ना नहीं, मजाक नहीं करना, गड़बड़ हो जाता है कई बार, वो डेट्स के साथ खेल देते हैं। अभी तो 50 लाख ले लो क्योंकि उसके अंदर ही है सर, नवंबर में ट्रांसफर किए, नवंबर में इन्वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम में क्या पता घुमा दिया तो 130 54 वाला 54 EC वाला 50 माइनस किया तो 180 माइनस हो गया, कितना आएगा? इस पे टैक्स निकलेगा, इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से टैक्स नहीं बोला है ना, कैपिटल गेन बस निकालने बोला है। हाँ चलो, मैडम ने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो अब मेरी बारी। बताइए भाई इसमें टैक्स कैसे लगाऊं, 20% जो पुराना वाला लगाऊं
या नया वाला? जब हम कंपलसरी इंडेक्सेशन किए हैं तो लगेगा भी तो पुराना ही वाला 20%, इस पे 20% निकाल लोगे आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Sarthak entered into an agreement with Mr. Jay Kumar to sell his residential house located at Kanpur on 16/8/2024. Oh my God! नए रेट के बाद है, 23 जुलाई के बाद है। आप ध्यान देंगे सर। 1,50,00,000. The sale proceed were to be paid in the following manner: 20% by account pay check on the date of agreement. Nice. मतलब इसी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लूंगा मैं। बाकी तो बकवास। आगे नीचे हो। Mr. Jay Kumar was handed over the possession of the property on 15/12/2024 and the registration process was completed on 14/1/2025. He paid the sale consideration as per the sale agreement. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे को तो एग्रीमेंट वाले दिन की चाहिए। एग्रीमेंट कब हुआ है? 16/8/2024 को। उस दिन एग्रीमेंट कितना, उस दिन कितनी है वैल्यू? अब आप लोग मेरे को बताओ सेल कंसेशन कितनी होगी? अब मैं नहीं बताऊंगा, 10% चेक करो आप लोग। ऑप्शन दे रहा हूं, 150, 165, 170, नन ऑफ दिस। क्लियर है सबको सेल कंसिडरेशन? अब तो क्लियर होगा। 170 लाख। Mr. Sarthak acquired the residential house at Kanpur on 1/4/2001 for 30 lakh. ठीक है। After recovering the sale proceeds from the Jaykumar, he purchased two residential houses, one in Jaipur for 20 lakh on 24th March 2025 and another in Delhi for 35 lakh. ये तो इसका कैपिटल गेन निकलेगा उसके बाद ही बता सकता हूँ मैं इसको 2 घर का बेनिफिट दूंगा कि नहीं दूंगा। वैसे एक स्मार्टनेस है, जब आपका सेल कंसिडरेशन 1,70,00,000 है तो कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे तेजस्वी चीजें नहीं सोचना होता एग्जाम में, ठीक है? तो इतना सर इतना बवाल भी नहीं सोचना एग्जाम में। बात इसकी नहीं है, लड़ाई इस चीज की है। सिंपल सा क्वेश्चन, इंडेक्सेशन होगा कि नहीं होगा 30 लाख का? सर ये ऑप्शनल है इसके पास। अब यहां पर इस क्वेश्चन में जैसे अपन नीचे सीखे, सेम आपको दोनों तरीके से निकाल के चेक करना पड़ेगा किसमें कैपिटल गेन कम आ रहा है। तो निकालो, चेक करो, मेरे को क्या पता, मेरे तरफ ना देखो, मेरे को भी नहीं पता है। सिंपल वाला तो मैं बता दूंगा, ये लो 30 माइनस 140, ठीक है, और 140 माइनस 55 आ जाएगा ये 95। सिंपल वाला मैं बता दिया, विदाउट इंडेक्सेशन वाला 85 आएगा। ये ले 85, हैप्पी। इंडेक्सेशन वाला आप लोग बताएंगे सर? नहीं नहीं, सब 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 माइनस करके, सब माइनस करके बताओ। एक जन का आंसर है बोल दो, 10 लाख एग्जैक्ट। एक और आंसर आया है 6,70,000। भाई 6,10,000 दो लोगों का। कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ फंस रहे हो? सर 170 लाख सेल कंसिडरेशन है, माइनस 30 लाख इंटू CII कितना लूं, 363 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या आ रहा है, इसको माइनस करके कहाँ फंस गए भाई? माइनस करे तो कितना आया बताओ? 61 लाख 10,000।
एक मिनट, 61,10,000 ना, क्या बोल रहे भाई? हाँ 363, ठीक है। माइनस करोगे सर 55 लाख, कौन सा सेक्शन? 54, घर के बदले घर, तो कितना बचा? क्लियर हुआ? वो 348 ले लिया था पहले वाला, इसलिए गड़बड़ हो गया था, अदरवाइज यही आएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ओए अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो ये क्वेश्चन बुक के हिसाब से तो खत्म हो गया। बताओ मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है? निकालो टैक्स, इसमें 12.5% और इसमें 20%। इसका कितना आ रहा है 20%, बता तो। इसमें कितना आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, यही प्यारा है हमारे लिए। अब समझ आया? पार्लियामेंट में जो सीए लड़ा वो कुछ काम के लिए लड़ा, अच्छी चीज के लिए लड़ा। सोचो इंडेक्सेशन के बिना क्या हो रहा है। अब जो भी इंसान प्रॉपर्टी अभी ले रहा है, जो भी इंसान प्रॉपर्टी अभी 2025 में ले रहा है और आगे लेगा फ्यूचर में, इंडेक्सेशन हट चुका है, हम पढ़ रहे हैं। चलो, you are requested to briefly comment on the treatment of the above three items under the provision of Income Tax Act 1961। हमें कमेंट करना है, कंप्यूट नहीं करना है, कमेंट करना है, इधर ध्यान दो, मार दूंगा। Mr. A is an individual carrying on business. His stock and machinery were damaged and destroyed in a fire accident which occurred in December 2024. The value of the stock lost was 6,50,000. Certain portion of the machine could be salvaged. The opening value of the block was 10,80,000। 10,80,000 खोखे की वैल्यू थी। उसको कितना मिला इंश्योरेंस कंपनी से? 6 लाख। तो प्रैक्टिकली 4,80,000 का क्या हो जाएगा? लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक। During the process of safeguarding machinery in the firefighting operation, Mr. A sold his gold chain and diamond ring, which is purchased in April 2005 for 1,20,000. Market value of this item as on the date of fire accident and was 1,80,000। इसका मैं क्या करूं? इंश्योरेंस कंपनी कितना मुझे दी? इस पे कैपिटल गेन की बात आएगी, पर वो इंश्योरेंस कंपनी कब पैसा दी ये नहीं पता है। अच्छा एक क्वेश्चन, ना एक क्वेश्चन, टैक्सेशन हुआ कि नहीं? सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के केस में हम इंडेक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं कि भैया दे नहीं दे, क्या बेनिफिशियल क्या नहीं बेनिफिशियल। बाकी चीजों के लिए ना सरकार ने खत्म ही कर दिया इंडेक्सेशन। आप समझो ना किस पे इंडेक्सेशन बचा है? लिस्टेड सिक्योरिटी आप पहले बार कर दियो, अनलिस्टेड बॉन्ड्स डिबेंचर्स बाहर कर दियो 50AA में, बचा ही नहीं है कुछ इंडेक्सेशन के अंदर। सबको तो खत्म कर चुके हो आप इंडेक्सेशन में। समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? सर स्टॉक 6.5 लाख का था और हमें पैसा कितना मिला है? 4,80,000। सर 1,70,000 का बिजनेस लॉस है सर। 6,50,000 के स्टॉक में 4,80,000 मिला है सर, लॉस है 1,70,000 का, बिजनेस लॉस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Miss Harshita purchased a land at a cost of 35 lakh on 2004 and 5, held the same as capital asset till 20th March 2024। ठीक है भाई, उसके बाद उसने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, और स्टॉक इन ट्रेड में जिस दिन कन्वर्ट किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 210 लाख। तो क्या यही मेरी सेल कंसीडरेशन? ये मेरी सेल कंसीडरेशन। सर कॉस्ट मेरे को मिल गई है 35 लाख। क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन, सर इंडेक्सेशन होगा नहीं होगा?
कि कंपलसरी है? कंपलसरी है सर, सर सर 23 जुलाई के पहले है सर, क्या सोच रहे हो? कंपलसरी है। शी कंस्ट्रक्टेड 15 मतलब ये आप लोग इंडेक्सेशन कर लेना। 210 ये 35 लाख इंटू 23-24 का कितना है? 348 डिवाइडेड बाय सर 4-5 का कितना है? इंग्लिश बोल लो। यही आ रहा है। 1 करोड़ है मैडम। 10 लाख बोल के लिखवाती है 1 करोड़ का फिगर है, नालायक। हाँ ना, 10 लाख बोल के 1 करोड़ का फिगर लिखवाती है फिर से। देख ऐसे। 1 मिनट टैक्स की बुक में हाथ रख के कसम खा, जिसकी टैक्स ऑडिट करेगी ऐसा नहीं करेगी, वो रोड पे आ जाएगा, उसके 10 लाख बोल के 1 करोड़ में पहुंचा दी ना, बेचारा 1 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑडिट में आ जाएगा। आगे देखो सर, शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज, क्वालिटी एंड डायमेंशन। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख, मतलब 15 फ्लैट की वैल्यू कितनी होगी? 150 लाख। कॉस्ट हो गई ना 150 लाख। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन फेब 2025। ही सोल्ड 10 फ्लैट्स, इसने 10 ही बेचा है। तो ये जो आपका कैपिटल गेन है ये 15 फ्लैट का है। मुझे तो 10 फ्लैट का बताओ सर। जितना बिकेगा उतने में दूंगा, जो बिका ही नहीं उस पे दूंगा भी नहीं। बोल भाई, कोई और बोले तो। मैं तो इधर भी बोला था। हाँ, ये कैपिटल गेन, शांत हल्ला मत करो। कैपिटल गेन की अमाउंट किसने बताया? क्या ये गलत है कि सही है? बधाई हो सर, सर सर थैंक यू मैम। कैपिटल गेन बताइए सर। कितने का कैपिटल गेन है? जो इससे पहले लिखाए थे वो कॉस्ट था। इसका प्रोपोर्शनेट कर लो, डिवाइड बाय 15 इंटू 10, 14,159। अब अरे 160 है, वो एक आध रुपए में मत लड़ा करो। 68 लाख 14,159, ये क्लियर है? ठीक है सर, हमने बेचा कितने में? 300 लाख। सर कॉस्ट कितनी है? बिजनेस बिजनेस निकाल रहे हैं, अब बिजनेस निकाल रहे हैं। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं सिखा रहा हूं सर। 150 तो कॉस्ट लग गई थी। 1 मिनट इधर ध्यान दो, पहले मेरे तरफ। 150 कॉस्ट लग गई थी। 150 कॉस्ट लगी थी 15 फ्लैट की। मैंने बेचा 10 है, तो डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 100। ये मेरे बनाने की कॉस्ट माइनस। सर 210 भी तो जो है वो 15 का है, इसको भी 10 में ले आता हूं क्योंकि ये भी 10 का है। तो ये कितना रहे? माइनस करो, अब बता दो। 210 फेयर मार्केट वैल्यू, ये देख ये वाली को लिया, ठीक है। फाइनली 60 लाख बिजनेस इनकम। क्रिस्टल क्लियर है? मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्टली भी 100 लिख सकता था, फिर आधे लोग कंफ्यूज रहते कि चल क्या रहा था, इसलिए प्यार से जैसा चल रहा था वैसे ही चलाया। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? एग्जाम्शन एग्जाम्शन। शी इन्वेस्टेड 50 लाख इन द बॉन्ड्स इन NHI 8।
एंड अनदर 50 lakhs इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो सर 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट, भैया देखो दोनों मिला के भी मेरे को मैक्सिमम कितना मिलने वाला है 50, तो मैं यहाँ पर 50 क्लेम कर लूंगा। तो 18,14,159। एग्जाम में सब कुछ करने के बाद अगर टैक्स 10 रुपए राउंड ऑफ नहीं किए 1 मार्क्स काट देगा एग्जाम। बाद में मुझे मत बोलना कि सर 1 मार्क्स कहाँ कटा। आई मीन टू से एग्जाम में आप इसे लिखेंगे 1814160, 59 लिख के आए 1 मार्क्स गया। चेतावनी समझ लो इसको, होता ही है। अरे मैं टैक्स का बता रहा हूँ, ये अभी तो ये ऐसा है, बाद में जब आप इसका टैक्स निकालोगे तो टैक्स निकालते टाइम राउंड फिगर करना, क्या इनकम मत करना, टैक्स निकालते टाइम राउंड फिगर कर देना। 59 में ही टैक्स निकालो, टैक्स इसी पे निकालो, निकालने के बाद राउंड ऑफ कर देना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर यही टैक्स होता तो राउंड फिगर करते आप वहां पर, पूर्णा मत राउंड फिगर। सर ये क्वेश्चन होमवर्क है सर, ये कर सकते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर कर चुके अपन। 25,000 बिजनेस इनकम है, ठीक है, और ये इसमें इंडेक्सेशन होगा सर। 3 लाख सेल कंसिडरेशन और 80,000 में सीआईआई कर लेना सर। 363 डिवाइडेड बाय 113 ये कर लेना सर। अब ये क्वेश्चन सबसे मेन, यही मेरे को कराना था सर। आओ ध्यान दो सर, लास्ट क्वेश्चन सर। मिस्टर मिथुन परचेज 100 इक्विटी शेयर ऑफ Good Money Company Limited on 1/4/2007 at a rate of 1,000 per share in public issue of the company by paying STT. Okay, STT पे किया है, नाइस, ठीक है। कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर, एक काम करते हैं, लिखते हैं सर जो जो दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सर 1/4/2007 को सर परचेज किया है सर 1000 शेयर सर, एट द रेट कितने परचेज किया, 1000 नहीं सॉरी 100 शेयर्स परचेज किया, 100 शेयर्स परचेज किया है 1000 में, ठीक है। कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन 1/12/2023। ओहो, ही ऑल्सो रिसीव अ डिविडेंड। देखो डिविडेंड तो बहुत आसान है, इस पे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 1:1 का बोनस 100 था, तो 100 का ही बोनस हुआ, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए 200 शेयर्स। 200 का 10 रुपीज के हिसाब से डिविडेंड मिला, कितना 2000। ये 2000 डिविडेंड कहाँ जाएगा आईयूएस में, इस पे कोई लड़ाई नहीं है, ये तो बहुत इजी है, इस पे लड़ाई नहीं है सर। बोनस शेयर मिला है, इसका लिखता हूं मैं सर 1/1/2023 सर बोनस शेयर मिला, कितना मिला 100 मिला, 112 है सॉरी, ठीक है। हाँ हाँ, he sold all the shares on 1/10/2024 at the rate of 4,000 per share। लिख लेता हूं सर, 1 डेट क्या थी 1/10/2024, 1/10/2024 sold all shares, पूरा बेच दिया सर एट द रेट 4,000, मतलब यहाँ के 100 शेयर, यहाँ के 100 शेयर, पूरा बेच दिया। Through a recognized stock exchange and paid a brokerage of 1%। नाइस, तो एसटीटी तो मिलता माइनस नहीं होता, बट ब्रोकरेज माइनस होता है सर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सर ब्रोकरेज भी है सर 1%, तो सर 4,000 इंटू 100 इंटू 100 क्या किया समझ आया। ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर दोनों बिके, ये दोनों बिके ना, तो प्रैक्टिकली सर आप चाहो तो अलग अलग निकाल लो बोनस और भाई 4,000 इंटू 100 माइनस 1% ब्रोकरेज, सिर्फ 4,000 इंटू 100 माइनस 1% ब्रोकरेज,
क्लियर हो रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? तो ये मेरा नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 3,96,000, ये भी 3,96,000, ये मेरा नेट सेल कंसिडरेशन। क्लियर हुआ? ये क्या हुआ? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? सर बोनस शेयर की कॉस्ट नील, क्योंकि 31 जनवरी 2018 के बाद क्या लिस्टेड है, इसकी कॉस्ट नील। तो यहाँ तो पूरा ही 3,96,000 क्या आ जाएगा मेरा कैपिटल गेन। ये तो क्रिस्टल क्लियर। बात ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देख लो, डेट आपके सामने डेट से डिसाइड कर लो सर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लिस्टेड है, लिस्टेड के केस में कितने महीने देखते हैं? 12 महीने चाहे। हाँ शॉर्ट टर्म। तो ये जो मेरा आ गया 3,96,000, ये मेरा क्या आ गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्रिस्टल क्लियर? अगला क्वेश्चन, सर जो ओरिजिनल शेयर्स है, क्या उन ओरिजिनल शेयर्स में इंडेक्सेशन होगा कि नहीं होगा? लिस्टेड है, इंडेक्सेशन नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। अब बढ़ते हैं कॉस्ट की बात। कॉस्ट कितनी है सर? आधे लोग समझ ही नहीं रहे। इधर ध्यान दो, फिर इधर ध्यान दो। सर शेयर्स कब परचेस किया, बेचा कब है? सर क्या इसके बीच में एक डेट आ जाएगी सर? 31 जनवरी 2018, ये डेट बीच में आ गई ना सर। पहले परचेस बाद में ट्रांसफर। अब लड़ूंगा कॉस्ट के लिए, चलो कॉस्ट के लिए लड़ते हैं। सर कॉस्ट निकालने का तरीका था, स्टेप 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 1 लाख है ना। स्टेप टू में सबसे पहला फेयर मार्केट वैल्यू, ये मुझे चाहिए, ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में। हाय भाई, ये रहा 2,000 रुपए। तो सर 2,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा सर? 2 लाख रुपए। सेकेंड है सर सेल कंसिडरेशन, कितना? 4,000 रुपए इंटू 100 कितना? 4 लाख। पहले तो दोनों में विचएवर इज लोअर, लोअर क्या हायर? लोअर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, दोनों में विचएवर इज 2 लाख। कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 1,96,000। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ। सर 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 प्लीज, इस क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालने बोला, वो निकल गया सर, वो कुछ बचा ही नहीं है सर। ये आप लोग 1,96,000, 3,96,000, डिविडेंड का 2,000 रुपए, और इसकी अदर इनकम दी हुई है 8 लाख रुपीस। वो नहीं है मुद्दा, वो बच्चा भी कर लेगा। इधर ध्यान दो, उस बचपना की हरकत छोड़ो और कुछ नया सीखो। इधर काम का है, काम का ये है सर, टैक्स निकालना है। और टैक्स निकालना है तो सबसे पहली बात, टैक्स का रेट क्या होगा, क्योंकि उसी पे तो लड़ाई है। क्वेश्चन, क्या ये ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 के बाद का है? हाँ। और हम पढ़ के आए थे सर, अगर 23 जुलाई 2024 के बाद का है और शॉर्ट टर्म है, लिस्टेड का केस है, तो 111A का किस्सा है। और 111A का किस्सा है तो टैक्स रेट कितना है? जाओ जाके देखो, सब देखेंगे सर, सब देखेंगे। जाओ ना, चार्ट बनवाया हूं, आज ही तो बनवाया हूं चार्ट। ट्वेंटी परसेंट अभी परसेंट लिख रहे हैं। देखो देखो, सब देख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। देखो 20% क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सर ये वाला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, और लॉन्ग टर्म में तो सर 112A है। और अगर 112A है तो क्या ये भी 23 जुलाई 2024 के बाद का है? हाँ। और अगर ये बाद का है
तो टैक्स रेट कितना है? 10%। टैक्स रेट में चेंज नहीं आया सर, पर जो अमाउंट है कि टैक्स रेट में भी चेंज आया है। कितना हो गया है? 12.5%। पर सर एग्जाम्पशन की लिमिट बढ़ गई है सर, 1,25,000। तो इसमें अपन 1,25,000 माइनस कर लेंगे। यहां तक समझ आया सबको? किसी को इस पॉइंट पे कोई डाउट तो पूछो पहले। मैं 12.5 के लिए ये क्लियर है, बाद में ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई के बाद, इसलिए 1,25,000। एक क्वेश्चन है, ये शेयर्स के केस में अपन मोस्ट बेनिफिशियल नहीं देखते क्या? वो जैसे अपन लैंड बिल्डिंग में देखते थे, इसमें ऑप्शन ही नहीं है भाई, इस पे कोई ऑप्शन की बात ही नहीं है। ऑप्शन सिर्फ लैंड बिल्डिंग में है, प्लीज ऑप्शन सिर्फ लैंड बिल्डिंग में है, याद रखना, ऑप्शन सिर्फ लैंड बिल्डिंग में, ध्यान रखना। चलो बताओ भाई टैक्स कितना आ रहा है, ये तो मेन मैंने आपको बता दिया। अब टैक्स बताओ सर कितना आ रहा है। ये इसकी बाकी इनकम भी दी हुई है, कहाँ गई रे? अबे थी तो सही, ये रही सर। उसकी अदर इनकम है 8 लाख रुपए, और वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में चल रहा है 115 BAC। टैक्स स्लैब चेंज होगा, बाकी टैक्स निकालो, कैपिटल गेन में फर्क नहीं पड़ने वाला, टैक्स स्लैब चेंज हो जाएगा। निकालो, अब सब टैक्स निकालेंगे सर। ये दो मैंने बता दिया। आपके पास दो इनकम है सर, और 8 लाख रुपीज अदर इनकम एंड कितना था डिविडेंड? 2,000 था, 2,000 डिविडेंड। ये दो इनकम आपके पास और है। अब निकालिए आप लोग टैक्स, और मुझे बताइए टैक्स कितना आ रहा है सर। नहीं भैया मैं देखा नहीं। स्लैब याद है ना, पहले 3 लाख तक निल, अगला 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से ऊपर गए उतनी तो इनकम ही नहीं है। निकालो सब टैक्स निकालेंगे सर, टैक्स तो आप ही लोग निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। हाँ, पहले 3 लाख पे निल, अगले 3 लाख पे अगले 4 लाख पे 5%, 3 से 7 स्लैब चेंज हुआ ना, 3 to 7 4 लाख 5%। पागल है क्या? 8,02,000 माइनस पहले 3 लाख, मैं निकाल के दिखा दूं, चलो 8,02,000 माइनस पहले 3 लाख, बेसिक एग्जामिशन लिमिट नील, बचा 5,02,000, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, बचा 1,02,000, इस पे 10%, यही तो करना है। ये आ जाएगा 20,000, ये करना पड़ेगा, ये 10,200 आ जाएगा, ये 30,200, ये तो निकाल दिए टैक्स। बाकी निकालो और फाइनल फाइनल टैक्स की अमाउंट बताओ, फाइनल फाइनल 1। चेक करो फाइनल टैक्स यही आ रहा है क्या? तब राउंड ऑफ वगैरह कर लेना सर, 4% के बाद राउंड ऑफ कर लेना, उसके बाद चेक करना क्या यही आ रहा है क्या। अगर अनलिस्टेड रहते तो 112A आता ही नहीं पिक्चर पे। पर्सनल आया सबका आंसर, हाँ तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, डाउट मैं बता दूंगा। बाकी सबका आंसर आ गया,
Crystal clear? Finally, we completed the most important chapter with बेहतरीन नोट्स, जबरदस्त है वो नोट्स, जितना लिखवाया हूं वो बहुत अच्छे से अपने पास रखना सर, ठीक है? चलो, थैंक यू। अगर अनलिस्टेड है तो सबसे पहले मैं